गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 21 दिसंबर और आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी के अंतर्गत 6 क्लास का सोशल साइंस। चूँकि सोशल साइंस के अंतर्गत हिस्ट्री, जियोग्राफी, पोल साइंस, इकोनॉमी ये सब बुक आते हैं और इनसे संबंधित आपको एसएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी आदि एग्जामों में ज़्यादातर प्रश्न रहता है। इसलिए हमने एनसीईआरटी 6 क्लास का पहला जो बुक उठाया है वो उठाया है सोशल साइंस को। आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि आज हम एनसीईआरटी 6 क्लास और साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी करेंगे। अगले दिनों से आगे हम लोग एनसीईआरटी का अलग वीडियो बनाएंगे और साथ ही साथ करंट अफेयर्स का अलग, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। और ये भी बता दें, जैसा कि पूर्व में भी बता चुके हैं कि एनसीईआरटी से आजकल विभिन्न एग्जामों में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, फैक्चुअल भी और कंसेप्ट वाइज भी। दैट मीन्स कंसेप्ट, जितने भी कंसेप्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी में भी, बीपीएससी में भी और अन्य एग्जामों में, वो यहाँ से ही पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी एक बार पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए हमने एनसीईआरटी बुक को चूज किया और हमने सोचा कि इससे आपको फ़ायदा होगा। और ये भी आपको बता चुके हैं कि जो करंट अफेयर्स आजकल पूछा जा रहा है वो न्यूज़पेपर से पूछा जा रहा है। तो आप लोग न्यूज़पेपर भी डेली पढ़ें, कम से कम 2 पढ़ें। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो 1 पढ़ें और मेरा वीडियो देखें, आपका करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा। और आप 1 साल का पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते। 1 साल का पढ़ेंगे करंट अफेयर्स तो आपको लगेगा कि बहुत सारा चीज़ पढ़ा हुआ है, लेकिन करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो, जिस तरह से आज कल पूछा जा रहा है। तो अब हम लोग एनसीईआरटी का स्टार्ट करते हैं 6 क्लास का। एनसीईआरटी के आज की क्लास में हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी में किन किन चैप्टरों को हम लोग पढ़ेंगे, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानकारी लेंगे। कल से या अगले दिन से जो है हम लोग जो मुख्य चैप्टर है उसको करेंगे, क्योंकि ये भी जानकारी रहना ज़रूरी है कि हम किन किन चैप्टरों को पढ़ेंगे। आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि जिन जिन चैप्टरों को हम लोग पढ़ेंगे उन चैप्टरों से संबंधित आगे भी क्लास में रहेगा वो चैप्टर और उसके बारे में डिटेल्स जानकारी रहेगी। तो हम लोग धीरे धीरे करके 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास पढ़ेंगे और जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे। विभिन्न क्लासों में स्टैंडर्ड बढ़ते जाता है और उस सब्जेक्ट का, इतिहास हो, ज्योग्राफी हो, उसके बारे में जानकारियाँ बढ़ती जाती हैं। कुछ ऐसे तथ्य जो कि सामने आपको दिख रहा है, इस तरह के स्टेटमेंट भी पूछ लिए जाते हैं और इस तरह का स्टेटमेंट आमतौर पे आपको एनसीईआरटी के बुक में ही मिलेगा और उसको उठा के एज ए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। खास करके अगर आप यूपीपीसीएस का एग्जाम दिए होंगे तो उसमें आप देखे होंगे, जैसे हे ईश्वर, मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करें कि मैं अनेकता में एकता के स्पर्श का आनंद कभी न गमा सकूं। ये स्टेटमेंट है रविंद्रनाथ टैगोर का। वहीं दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर दिख रहा है, विविधता में एकता का सिद्धांत सदैव से भारत के लिए स्वाभाविक रहा है और यह उसकी प्रकृति एवं अस्तित्व के लिए आवश्यक है। एक में अनेक का यह भाव भारत को उसके स्वभाव व स्वधर्म की सुनिश्चित नींव पर स्थापित करेगा। यह स्टेटमेंट है श्री अरविंद, दैट मीन्स अरविंद घोष का। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। इस तरह के प्रश्न आपको
ज़्यादातर यूपीपीसीएस में देखने को मिलता है। अब जो है हम लोग यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न एनसीईआरटी 6 क्लास में दिया गया है, और इस तरह के प्रश्न को अगर सिर्फ आप लोग ध्यान में भी रखेंगे, याद नहीं करना है, ध्यान में रखना है, तो जब आप लोग यूपीएससी या बीपीएससी से भी ज़्यादा यूपीएससी और पीसीएस का एग्जाम मेन का देंगे, तब आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेगा। या आप लोग यूपीपीसीएस यूपीएससी का मेन का प्रश्न जो है, मुख्य परीक्षा का प्रश्न उठाएंगे, देखेंगे इसी तरह का प्रश्न पूछा गया है। जैसे इसमें पूछा गया, क्या आप जानते हैं कि उस समाज को क्या कहते हैं जहां लोग अपने नेता का चयन करते हैं? आपके विचार से लोगों को ऐसी स्थिति से कैसे लाभ होता है? यदि वे अपने द्वारा नहीं चुने गए नेताओं के अधीन रहते हैं तो क्या हो सकता है? शासन और लोकतंत्र ये चैप्टर है, उससे आप इस विचार को जो है 100 से 150 शब्द में लिखने को कहा जा रहा है। तो जैसा कि हम पहले भी बताए थे कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो पीटी में काम देगा, मेन में जो है आपका विचार खुलेगा, एक नई विचार पैदा होगी, और उसी विचार पर पूछा जा रहा है आजकल प्रश्न। हालांकि आप देखेंगे बीपीएससी का भी प्रश्न, उसमें भी, जबकि वो बीपीएससी बिहार से संबंधित ज़्यादातर प्रश्न पूछता है मेन में, लेकिन अब उसमें भी कंसेप्ट पूछा जा रहा है, आपका विचार क्या है उस संस्कृति के बारे में, उस धरोहर के बारे में, बिहार से संबंधित। तो इस तरह से आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपका एक डायमेंशन खुलेगा, एक विचार खुलेगा, एक सोचने की शक्ति बढ़ेगी। तो इस तरह का प्रश्न आप लोग जब भी देखें एनसीईआरटी में तो उस पर थोड़ा गहन चिंतन और मनन करें, जिससे कि आपको मुख्य परीक्षा में फायदा हो, और एसएससी के लिए तो हम आगे करेंगे ही करेंगे। जैसे देखिए, एक विचार कह रहा है यहाँ पर एनसीईआरटी, क्या आपने कभी अपने घर अथवा आसपास पुराने सिक्कों, पुस्तकों, वस्त्रों, आभूषणों अथवा बर्तनों को देखा है? इन वस्तुओं अथवा पुराने घरों एवं भवनों से हम किस प्रकार की सूचना एकत्रित कर सकते हैं? ये एक विचार है। जब आप इस पे 1 मिनट अध्ययन करेंगे तो लगेगा कि अच्छा, ये इसी विचार को जब आप पुराने जितने मोनूमेंट्स हैं, वो हुमायूं का मकबरा हो, लाल किला हो, या जो है बृहदेश्वर मंदिर हो, या कोणार्क का सूर्य मंदिर हो, उस पर जब आप अपना विचार इसी तरह सोचेंगे तब आपको लगेगा कि इस मोनूमेंट को, इस कोणार्क के मंदिर को बनाने में किस तरह से जो है टेक्नोलॉजी का उपयोग किया होगा, और किस तरह से जो है इसमें मजदूरों ने काम किया होगा, और विभिन्न इस समय की इकोनॉमी क्या रही होगी। इस विचारधारा को आपको सोचने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और जो कि आपको मुख्य परीक्षा में काम देगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरह का विचार को भी आप लोग ध्यान में रखें। अब आगे देखते हैं, आगे है इसमें एनसीईआरटी में कि एक आप ये, हालांकि जब पुराने एनसीईआरटी में भी होता था और अभी आधुनिक जो वर्तमान में एनसीईआरटी लिखा गया है उसमें भी है, कि जब भी एनसीईआरटी का बुक स्टार्ट होता है तो संविधान के कुछ तथ्य को जो है उसमें लिख दिया जाता है। तो इसमें जो है लिखा गया है, ये फैक्ट्स की तरह आप लोग याद रखेंगे। ये पूछा जाता है सारे एग्जामों में कि भारत का संविधान में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है, और ये मूल अधिकार का वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। ये पूछा भी गया है, भाग 3 भी पूछा गया है, और कहाँ से लिया गया है मूल अधिकार? यूएसए से लिया गया है। ये सब आपको जानकारी भी होगी। और मूल अधिकार वर्तमान में जो है कितने हैं? तो समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इस तरह आप देखेंगे कि 6
अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत वर्तमान में दिए गए हैं, जबकि जब संविधान लिखा गया था तो उस समय 7 अधिकार दिया गया था, एक संपत्ति का अधिकार भी दिया गया था जिसको कि हटा दिया गया। तो इसके बारे में चर्चा हम लोग जब संविधान पढ़ेंगे उसके अंतर्गत करेंगे। यहाँ पे जो है कुछ तथ्य थे, इसको हमने आप लोगों के पास रखा। आगे है संविधान के अंतर्गत ही एक भाग है और वो भाग है 4। भाग 4 में नागरिक के मूल कर्तव्यों का वर्णन है और भाग 4 के अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत है और मूल कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। जब इसको 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इंदिरा गांधी ने इसको संविधान में ऐड किया था तो उस समय 10 मूल कर्तव्य थे। अभी वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में बाद में देखेंगे जब हम लोग संविधान पढ़ेंगे। आगे देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक सामग्री, ये किन किन बुक से लिया गया है, किस इनमें लिखने में सहयोग किन किन अर्थशास्त्रियों ने, सामाजिक वैज्ञानिकों ने और इतिहासकारों ने दिया है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये तो हालांकि जरूरी नहीं है। आगे देखते हैं चैप्टर मुख्य रूप से कौन कौन सा हमको 6 क्लास के अंतर्गत पढ़ना है वो जरूरी है। आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि ये एनसीईआरटी जो है ये 2024 में पब्लिश हुआ है, तो ये नवीन एनसीईआरटी है और ये महत्वपूर्ण हो जाता है आपको इस संदर्भ में कि नवीन एनसीईआरटी, जैसा कि आप लोग बहुत स्टूडेंट हमसे पूछे भी थे कि सर अब जो इतिहास में क्या बहुत सारे चेंजिंग आएगा, तो हमने बताया भी था कि नवीन एनसीईआरटी में जो चेंजिंग रहेगा उसी से संदर्भित प्रश्न पूछा जाएगा। अगर कोई तथ्य है उसमें अगर चेंजिंग आया है तो वो नवीन एनसीईआरटी में इंक्लूड होगा और उसी को मान्य जो है कंपटीशन में माना जाएगा। कंपटीशन में उसी को सही मानेगा जो कि एनसीईआरटी में वर्तमान एनसीईआरटी में है। तो ये जो है नवीनतम एनसीईआरटी है। तो अब एनसीईआरटी में हम लोग कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे ये हम लोग देख लेते हैं। दैट मीन्स विषय सूची के अंतर्गत अभी हमने ऊपर जितना देखा वो था इसके बारे में, एनसीईआरटी बुक के बारे में किसने लिखा और उसमें किसने सहयोग दिया, कब पब्लिश हुआ वो। अब विषय सूची के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान क्यों। सामाजिक विज्ञान क्यों अगले चैप्टर में पढ़ेंगे और उसके बाद ये सामाजिक विज्ञान क्यों ये भी एक विषय के अंतर्गत, हिस्ट्री ज्योग्राफी के अंतर्गत नहीं है, अपितु एक विचार है कि हम सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ते हैं, सोशल साइंस क्यों पढ़ते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है, जिसके बारे में हम पहले भी आप लोगों से पूछे थे कि हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ को क्यों साइंस की कैटेगरी में रखते हैं, साइंस की कैटेगरी में या विज्ञान की कैटेगरी में, जबकि हिस्ट्री ज्योग्राफी पोल साइंस इकोनॉमी सोशल साइंस इन सब को हम लोग क्यों रखते हैं सोशल साइंस के अंतर्गत, दैट मीन्स सामाजिक शास्त्र या आर्ट के अंतर्गत क्यों रखते हैं। हम लोग बोलते हैं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी ये आर्ट्स है और आर्ट सब्जेक्ट है और जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ ये सोशल साइंस है, सॉरी साइंस है, दैट मीन्स विज्ञान है। इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो कमेंट्स करेंगे, हम इसके बारे में डिटेल्स में बता भी देंगे कि इसको क्यों रखा जाता है इस तरह। तो सोशल साइंस के सामाजिक विज्ञान क्यों ये चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जो मुख्य चैप्टर है भारत एवं विश्व भूभाग और उनके निवासी, ये आपको ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी का पार्ट हो गया, इसको पढ़ेंगे। पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति क्या है, महासागरों एवं महाद्वीप और स्थल रूप एवं जीवन। आप लोग ये भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि हम लोग पृथ्वी या महासागर के बारे में पढ़ेंगे तो 6 क्लास के स्टैंडर्ड के रूप में पढ़ेंगे। फिर आगे जब क्लास बढ़ते जाएगा तो इन चैप्टरों
में इन चैप्टरों के फैक्ट्स में बढ़ोतरी हो जाएगी और इस तरह आप जो है अपना फैक्ट्स संग्रह करते चले जाएंगे। आगे देखते हैं जो दूसरा चैप्टर होगा ख चैप्टर, ये अतीत के चित्र पट होगा और इसके अंतर्गत हम लोग इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास की समय रेखा और उसके स्रोत क्या हैं, इंडिया और भारत किस प्रकार वर्तमान में आया और भारतीय सभ्यता का प्रारंभ कब प्रारंभ हुआ या कैसे स्टार्ट हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं ज्ञान परंपराएं। भारत में सांस्कृतिक जड़ें क्या थी, विविधता में एकता या एक में अनेक, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी, दैट मीन्स संविधान के बारे में, परिवार और समुदाय के बारे में पढ़ेंगे। आधारभूत लोकतंत्र का विकास, इसके अंतर्गत भाग 1 में शासन, आधारभूत लोकतंत्र भाग 2 में ग्रामीण और क्षेत्र में स्थानीय शासन और आधारभूत 3 में नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन। इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि ये एक ऐसा चैप्टर है स्थानीय शासन ग्राम में, दैट मीन्स पंचायती राज। इससे एक प्रश्न आपको बीपीएससी में किसी ना किसी प्रकार से प्रत्येक साल देखने को मिलता है और इस बार भी पूछा गया था। फिर उसके बाद नगरीय प्रशासन, दैट मीन्स नगर निगम के बारे में, ये इससे भी प्रश्न रहता है। और लास्ट में अंगों नंबर का हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे कार्य और महत्व और हमारे आसपास की आर्थिक गतिविधियां। ये चैप्टर हो जाएगा इकोनॉमिक्स से, इको से हो जाएगा, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां ये पूछ लिया जाता है खास करके एसएससी में, तो इसको भी हम लोग करेंगे। तो इन सब चैप्टरों को हम लोग एनसीईआरटी के तहत करेंगे एक एक। आज जो है यहाँ तक एनसीईआरटी में ही रखते हैं और कल वीडियो संभावना है कि नहीं आ सकेगा, हम बाहर रहेंगे, तो परसों से हम लोग एनसीईआरटी का अलग वीडियो करेंगे और जो करंट अफेयर्स है उसका अलग करेंगे। अब हम लोग आज का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। आज का करंट अफेयर्स के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो पहला करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे वो है संबंधित किससे, एक राष्ट्र एक चुनाव, इससे संबंधित एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए जो है जेपीसी का आकार बढ़ाया गया है। किसका, जेपीसी, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए एक गठन किया गया था समिति का। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसको बार बार हम बता चुके हैं, करीब 1-1.5 साल पहले उस समिति का गठन किया गया था। तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे उस समिति का नाम, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए। लेकिन अभी जो बनाई गई है जेपीसी बनाई गई है, जेपीसी जिसको कि हम लोग ज्वाइंट संसदीय या ज्वाइंट पार्लियामेंट कमिटी भी बोलते हैं, संयुक्त संसदीय कमिटी। इस नेतृत्व में किनके नेतृत्व में बनाया गया, तो भाजपा के एक सांसद हैं, उनका नाम है पीपी चौधरी। पीपी चौधरी के नेतृत्व में बनाया गया है और इस संयुक्त संसदीय समिति में टोटल पहले 31 सदस्य थे, अब जो है 39 सदस्य हो गए हैं। तो आपको याद रखना है कि अभी जो एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए जेपीसी का गठन किया गया उसके अध्यक्ष पीपी चौधरी हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। हाँ, आपको ये भी बता दें कि ये जो बिल लाया गया है एक राष्ट्र एक चुनाव, ये 129वां संवैधानिक संशोधन बिल है और इसी 129वां संवैधानिक संशोधन बिल की समीक्षा के लिए जेपीसी का गठन किया गया है। यहाँ पर हालांकि पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जानकारी के लिए आप लोग याद रखेंगे कि इसमें जो है टोटल 39 सदस्यों में भाजपा के 16 सदस्य, कांग्रेस के
5 समाजवादी पार्टी के फिर तृणमूल कांग्रेस के हैं, द्रमुक से हैं 2-2, जबकि शिवसेना, तेदेपा, जदयू, रालोद, लोक जन शक्ति पार्टी, जन सेना, शिवसेना, राकपा, रंगपा जो कि शरद पवार गुट से है, माकपा, आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल और वीएसआरसीपी से एक सदस्य हैं। कुल मिलाकर सत्ता पक्ष के 22 और विपक्ष के 15 सदस्य जो हैं इस जेपीसी में हैं। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, लेकिन मुख्य रूप से इसके अध्यक्ष और कौन सा बिल का समीक्षा के लिए लाया गया है वो जरूर याद रखेंगे। अगला जो कि इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है बिहार के संदर्भ में, ये है बिहार में 2300 करोड़ का अतिरिक्त निवेश करेगा। कौन करेगा? प्रणव अडानी करेगा। तो आप लोग ये यहाँ पर याद रखेंगे कि हाल ही में 2300 करोड़ का निवेश कौन सा ग्रुप करेगा? तो अडानी ग्रुप करेगा। बिहार बिजनेस कनेक्ट इन्वेस्टर समिट ये हो रहा था पटना में, और इसी में अडानी समूह के निदेशक प्रणव अडानी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देखरेख में विकास का एक नया मॉडल तैयार हो रहा है और इसमें निवेश करेगा अडानी ग्रुप भी। और 3 क्षेत्रों में मुख्य रूप से अडानी बिहार में निवेश करेगा। वो 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? लॉजिस्टिक क्षेत्र, गैस डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र और एग्रो लॉजिस्टिक क्षेत्र। ये 3 क्षेत्र का नाम भी आप लोग ध्यान में रखना है आप लोगों को, तो ये जरूर ध्यान में रखना है कौन सा कंपनी कर रही है। आगे देखते हैं, अगला करंट अफेयर्स है आज का कि 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है। ये इनोला से संबंधित थे। इनोला क्या है? तो इंडियन नेशनल लोकदल, इसको शॉर्ट में इनोला कहा जाता है। और इनोला का एक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, जो कि हरियाणा से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसी के प्रमुख थे कौन? तो ओम प्रकाश चौटाला। इनका निधन हो गया है 89 वर्ष की अवस्था में गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में। और विभिन्न राजनेताओं ने इनके मृत्यु पर जो है शोक प्रकट किया है। और इनका जन्म जो है हुआ था 1935 में, सिरसा डबवाली में इनका जन्म हुआ था। और इनके बारे में जब 12वीं की उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की थी। यहाँ इनके बारे में आपको बता दें कि 1989 में जब देवीलाल केंद्र की राजनीति करने के लिए दिल्ली गए, तो 1989 में बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री की कुर्सी दिए थे। दैट मीन्स कि ओम प्रकाश चौटाला पहली बार 1989 में मुख्यमंत्री बने थे। ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। वहीं पर आगे बात करें तो जो है आगे फिर 1990 में फिर से चुनाव होता है, मतदान होता है, उसमें फिर ये चुने जाते हैं। तो टोटल ओवरऑल जो है ये 5 बार रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो करंट अफेयर्स आज ज़्यादा था नहीं, बस इतना ही करंट अफेयर्स था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। और आपको हम गारंटी तो नहीं, लेकिन इतना जरूर कहते हैं, आप खुद से एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, खुद हम उसके बाद हम मेरा वीडियो देखेंगे और करंट अफेयर्स पेपर पढ़ेंगे और मेरा वीडियो देखेंगे। संभावना है कि करंट अफेयर्स आपका नहीं छूटेगा। और आप लोग जितना हो सके मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए कहें, जिससे कि हम आपको और अच्छे तरह से फैक्ट्स और कंसेप्ट दे पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।